बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इनायतुल्लाह है। मैं 3 अगस्त 1973 को दीर अपर के तहसील बरावल में मेरी पैदाइश हुई। मेरे वालिद साहब जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा थे, कारकुन थे। 62 में वो बेसिक डेमोक्रेसी के अंदर मेंबर बने। मेरे बड़े भाई यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे, हाजी मोहम्मद अनवर ख़ान साहब। वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे, फिर एमपी रहे। मैंने तालीम का आगाज़ अपने गांव के स्कूल से किया, फिर आगे गांव के करीब एक दूसरी स्कूल में मैंने 7 मैट्रिक किया। मैंने FSC आर्मी का एक कॉलेज है रिसालपुर कैंट के अंदर, निसार शहीद कॉलेज, उससे किया। और मैंने एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से ग्रेजुएशन की। फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर की। मेरे क्लासेस जानजेब कॉलेज पेशावर में सवात में मैंने लिए थे, लेकिन डिग्री मुझे पेशावर यूनिवर्सिटी की मिली। और फिर बाद में मैंने पॉलिटिकल साइंस में MPhil भी किया है और PhD स्टूडेंट के तौर पे 2011 में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल रहा। लेकिन सियासी सरगर्मियों की वजह से मेरा रिसर्च का जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल नहीं हो सका। जमात इस्लामी मेरे वालिद साहब 1960 के दौरान जमात इस्लामी में शामिल हुई और मेरी फैमिली इसके बाद मुसलसल जमात इस्लामी से वाबस्ता रही। मैं फैमिली के लिहाज से तो मेरा बैकग्राउंड जमाती है, लेकिन मैंने शऊरी तौर पे इस्लामी जमात तलबा FSC के बाद ज्वाइन की। जमात की तरफ से तो मैं इनहेरिट कर गया था जमात को, वो तरबियत भी थी, लेकिन इस्लामी जमात तलबा मैंने FSC करने के बाद ज्वाइन की और मैं 1996 तक इस्लामी जमात तलबा का रुकन रहा। 1991 में रुकन बना और इसमें जो कॉलेज के लेवल पे मेरी ज़िम्मेदारी रही। जमात में मैं 2001 में यूनियन काउंसिल का नाज़िम बना और उस वक्त से मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। इससे पहले मेरी फैमिली की ख्वाहिश थी कि मैं CSP ऑफिसर बनूं, तो मैंने 4-5 साल मुसलसल मेहनत करके CSS का इम्तिहान पास किया। पहले मरतबा इम्तिहान पास किया, तहरीरी इम्तिहान, और उसी दौरान मैं यूनियन काउंसिल का नाज़िम मुंतखब हुआ। वो सीट्स की लिमिटेशंस की वजह से मेरे एलोकेशन नहीं हो सकी और फिर 2002 में मुझे पार्टी ने सूबाई असम्बली के लिए नॉमिनेट किया और फिर सूबाई वज़ारत सेहत का कलमदान मुझे सौंपा गया। ज़ाहिर है फिर जो सिविल सर्विसेज में जाने का प्लान था वो उस वजह से ड्रॉप हुआ। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मेरे पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट साथियों के साथ है, लेकिन वो बड़े लिमिटेड है। हमारी एक जॉइंट फैमिली है, मेरे सारे भाई जो है वो रोज़गार पे हैं और जब मौका आता है तो हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं। और मैं 2008 तक मिनिस्टर रहा, सेहत का वज़ीर रहा, तो ज़ाहिर हुकूमती प्रिविलेज और पैकेज जो है तो मुझे मिलता रहा, उससे मेरा गुजारा था। इसके बाद 2008 से 2013 तक मैं एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता रहा और उस पर मेरा गुजारा रहा। इस किस्म के परमानेंट कोई मेरा ज़ाती बिजनेस नहीं है, लेकिन साथियों के साथ, दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद है। वज़ारत सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी इनकलाबी इक़दामात किए थे। एक तो हमने पूरी सूबे के अंदर हॉस्पिटल्स की कैटेगराइजेशन की, पहली मरतबा हमने कैटेगराइजेशन की। बेसिक हेल्थ यूनिट से ऊपर एक रूरल हेल्थ सेंटर का यूनिट था, उसको हमने तब्दील करके उसको कैटेगरी D हॉस्पिटल का नाम दिया और वो 40 बिस्तरों का अस्पताल होता था। उसमें 4 स्पेशलिटीज़ के स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। और इसके बाद फिर कैटेगरी C एक कैटेगरी हमने बना दी जो 100 बिस्तरों का अस्पताल होता था। और फिर कैटेगरी B जिसमें 200 बेड्स थे और फिर कैटेगरी A जिसमें 300 बेड्स हॉस्पिटल थे और इसके ऊपर जो है फिर टीचिंग हॉस्पिटल थे। MMA के दौर में 22 हॉस्पिटल्स को हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया। उसमें से कुछ कैटेगरी A हॉस्पिटल्स बन गई, कुछ कैटेगरी B हॉस्पिटल्स बन गई। कोई मोर देन 120 हॉस्पिटल्स हमने
कैटेगरी डी और कैटेगरी सी बना दिए। हमारे दौर में जो बनो मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, कोहाट मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, ख़वातीन के लिए अलग मेडिकल कॉलेज पेशावर में गर्ल्स मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, सेदू टीचिंग हॉस्पिटल भी मैंने बनवाया, 500 बिस्तरों का बड़ा हॉस्पिटल है। DI खान में टीचिंग हॉस्पिटल बना, बनो में टीचिंग हॉस्पिटल बना। और हमारे उस दौर में जो बड़ी टीचिंग हॉस्पिटल्स है उसके लिए ऑटोनोमस बोर्ड्स बना दी गई, उसको ऑटोनोमी भी दी गई। और इसके साथ साथ उस वक्त पोलियो के केसेस हमारे दौर में जब हमने टेक ओवर किया तो पोलियो एक वबाई सूरत इख्तियार कर चुकी थी, लेकिन हमारे जाने के बाद उसमें ड्रास्टिकली हमने उसको रिड्यूस कर दिया, वो कि हमारे बाद उसकी दोबारा रिसर्जेंस फिर हो गई। हमने उस वक्त एक तो बड़ी तादाद में नर्सिस की पोस्टें क्रिएट किए। देखिए, नर्सिंग जो केयर है पूरी दुनिया के अंदर, ये जो अटेंडेंट का कॉन्सेप्ट है ये इस वजह से डेवलप्ड दुनिया के अंदर नहीं है कि वहाँ नर्सिंग केयर बेहतर है, इसलिए एक बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर बेहतरीन नर्सिंग केयर जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उस वक्त हमने इसकी इम्पोर्टेंस को नज़र में रखते हुए कोई 5000 तक नर्सिस के पोस्टें क्रिएट किए थे। उस वक्त पर बेड और पर पेशेंट नर्सिस की तादाद बहुत कम थी। इसके साथ साथ हमने मेल नर्सिस का कॉन्सेप्ट जो है हमारी ही दौर में इंट्रोड्यूस हुआ था। और हमने एनेस्थीसिया और ऑपरेशन के थिएटर के अंदर OT टेक्नीशियंस जो है उसमें भी फीमेल टेक्नीशियंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया था। और पैरामेडिक्स जो है उसको हमने उस वक्त सर्विस स्ट्रक्चर दिया था। पैरामेडिक्स कोई 20-25 सालों से सर्विस स्ट्रक्चर के लिए जदोजहद करते रहे, हमारी ही दौर में उनको सर्विस स्ट्रक्चर मिला। जो जनरल कैडर के डॉक्टर्स हैं उनको भी हमारी ही दौर में 3 टियर फार्मूला जो है वो दिया गया। और गोस्ट डॉक्टर्स को बड़े पैमाने पे हमने उस वक्त निकाला था और डॉक्टरों की बड़ी पैमाने पे हमने रिक्रूटमेंट की थी। और उस वक्त हमारे दौर में बड़ी दूर दराज के इलाकों में भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को हमने इंश्योर कराया था। उस वक्त एक बहुत बड़ा सानहा जो हुआ था वो जो अर्थक्वेक था 2005 का, उसमें मैंने ख़ुद वहाँ जाके सिचुएशन संभाली थी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो का हेल्प आ रही थी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प आ रही थी, उसको मैंने कोऑर्डिनेट किया। और उसमें WHO के ऑन रिकॉर्ड WHO का उस वक्त ये तबसरा था कि जो बैनुल-अक़वामी तौर पे इमरजेंसीज़ होती है और जिसमें जो इब्तदाई रेस्क्यू का स्टेज होता है, आगे रिहेबिलिटेशन का स्टेज होता है, इलाज का होता है, मोर्टेलिटी रेट को कम करने का होता है, उसमें हमारा एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड था उसी के मुताबिक था। यानी बहुत कम लोग उसमें फिर मोर्टेलिटी रेट को भी हमने रिड्यूस कर दिया, रेस्क्यू भी हुई, लोगों को इलाज भी प्रॉपर हमने फराहम किया और उसकी मतलब एक एक्नॉलेजमेंट उस वक्त हुई थी। उस वक्त मैंने पोलियो के हवाले से एक तो उलमा को इन्वॉल्व किया था, स्कूल की टीचर्स को मैंने इन्वॉल्व किया था, मैं उलमा के सेमिनार्स करता रहा, उनकी वर्कशॉप्स करता रहा। और ऐसी भी वाक़यात हुई थी जो बाद में इंटरनेशनली हिट हुई। एक मौलाना साहब थे जो बाद में तालिबान को ज्वाइन कर गई और वो तालिबान की बहुत बड़ी कमांडर बनी और खैबर एजेंसी के अंदर उसका वो रहते थे। और मुझे लोगों ने कहा कि वो न खुद अपने बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाता है बल्कि वो जो आसपास के लोग हैं उनको भी मना करता है। मैंने कहा मैं जाके इनको कन्विंस करूँगा। और मुझे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मना किया और अपने साथियों ने भी कहा कि ये रिस्की काम है, आप उधर मत जाए। और मैं इन सारे बातों के बावजूद उनके पास चला गया और मैं उनके साथ बैठ गया और मैंने उनके साथ दलाइल के साथ उनको कन्विंस किया। और फिर जब उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पोलियो के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग नहीं करूँगा, तो मैंने कहा आप मेरे सामने उनको क़तरे भी पिलाएंगे और मैं इसकी तस्वीर बनाऊँगा। तो उसने मेरे सामने बच्चों को क़तरे पिलाए और मैंने उसकी तस्वीर बनाई और वो तस्वीर फिर हमने मीडिया को दे दी। वो इंटरनेशनली बहुत से न्यूज़पेपर्स के अंदर और मीडिया के अंदर वो हाईलाइट हुई। और इस किस्म की बहुत सी मुलाकातें पर्सनली जाके गाँव के अंदर
पूरी जो कैंपेनिंग है उसको मॉनिटर करके मैंने उस वक्त इस पे काम किया था। मजलिस अमल की मरकज़ी लीडरशिप को भी मैंने शामिल किया था, अपोजिशन के लोगों को भी मैंने शामिल किया था। मैंने कायद साहब से प्रोग्रामात करवाए थे, कायद साहब को चीफ़ गेस्ट बनाया था, मौलाना फजल रहमान साहब को चीफ़ गेस्ट बनाया था, बेगम नसीम वली जो वली खान साहब की बीवी है, और मैं उनको ले आया लीडिंग हॉस्पिटल के अंदर, मैंने उनको चीफ़ गेस्ट बनाया, उनके हाथों से क़तरे पिलवाए। बल्कि हमने तो यहाँ तक किया कि हमने क्रॉस बॉर्डर भी एक फंक्शन अरेंज किया कि जिसमें मैं और उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर, हमने बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान के हेल्थ मिनिस्टर और जलालाबाद के गवर्नर के साथ अफ़गानिस्तान के बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए, और खैर सगाली के तौर पे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके हमारे इलाके में हमारे बच्चों को क़तरे पिलाए। और ये प्रोग्राम मैंने तरतीब दिया था, हमने इकट्ठे मिल के उसको तरतीब दिया था। तो मैंने इस किस्म के प्रोग्राम भी उस वक्त किए थे कि उस वक्त मुझे इसी हुकूमत के दौरान एक वर्ल्ड बैंक का सीनियर नुमाइंदा इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग के अंदर मिला। उसने मुझे कहा कि उस वक्त MMA के दौर में जो हेल्थ और एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स हुए थे, वर्ल्ड बैंक ने उसको सपोर्ट किया था। उनका एक प्रोग्राम था स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट क्रेडिट, SEC 1 SEC 2, वो बाकी सूबों के अंदर फेल हुआ और हमने इफ़ेक्टिवली उसको चलाया। और उनका कमेंट यह था कि जब बाद में आपके बाद हुकूमत आई तो मैंने उनको जाकर बता दिया कि अब बजाय इन प्रोग्रामात को डिसकंटिन्यू करने के इनको कंटिन्यू करिए, इन पे बिल्ड ऑन करें, इन्हीं फाउंडेशंस पे बिल्ड ऑन करें तो आप हेल्थ और एजुकेशन के अंदर रिवोल्यूशन आएगा। लेकिन वो कहते हैं बाद वाली हुकूमत ने ये बात नहीं मानी। ये ऑन रिकॉर्ड है कि उस वक्त जो हेल्थ मिनिस्टर है उसने खैबर TV पे इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मैं खुद हैरान हो कि इन लोगों के पास ये पैसे कहाँ से आए और कितने काम इन्होंने किए थे। उन्होंने खुद पीपल्स पार्टी के दौर के हेल्थ मिनिस्टर ने TV पे आके इस बात को एक्नॉलेज किया हुआ था। तो उस वक्त बैनुल अक़वामी इदारे भी और अखबारात के अंदर भी जो रैंकिंग्स आई थी उसमें हेल्थ और एजुकेशन की जो बेहतर रैंकिंग थी। वज़ारत बल्दियात मुझे दी गई 2013 में, और सबसे पहला टास्क मुझे ये दिया गया कि आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाएं। मुझे एक टास्क फोर्स का सरबरा बनाया गया जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे मौजूद थे, और मुझे एक टाइम फ्रेम दिया गया कि इस टाइम फ्रेम के अंदर आपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है, एक कंसेंसस लोकल गवर्नमेंट एक्ट बनाना है। वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट मैंने इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का जो दफ़ा 140A है उसके स्पिरिट के मुताबिक बना दिया। और दिसंबर 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हुआ। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हमने डिलिमिटेशन की। 3500 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स, कोई 77 के अराउंड तहसीलें हैं इस वक्त, और ज़िले अब बढ़ के कोई 28 हो गए हैं। हमने डिलिमिटेशन की, और उस डिलिमिटेशन पे आप हैरान होंगे कि कोई एक भी बंदा हमारी डिलिमिटेशन के ऊपर अदालत में हमारे ख़िलाफ़ नहीं गया। यानी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस डिलिमिटेशन के ऊपर एतमाद किया। हालांकि वो मेरे डिपार्टमेंट ने किया था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन नहीं किया था, मैंने डिलिमिटेशन किया था। और उसी डिलिमिटेशन पे फिर हमने इलेक्शन किए। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। इस पर भी UNDP के कंट्री डायरेक्टर है मार्क अंगे, उन्होंने जाते हुए एक इंटरव्यू दी थी और वो पाकिस्तान के अंदर वायरल हुई थी, मुख्तलिफ अखबारात के अंदर आ गई थी। ट्रिब्यून, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर वो इंटरव्यू छपी थी, बाकी TV चैनल्स के ऊपर आई थी। उसने कहा था कि पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई अगर एक ऐसा काम हुआ है कि जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा और जिसकी जेन्युइन एफर्ट हुई है, वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट खैबर पख्तूनख्वा का कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है एज ए लोकल गवर्नमेंट, मेरा एक लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के तौर पे, वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हमने इख्तियारात दिए हैं। यानी मैं आपको एक फ़िगर बता दूँ, आप इस फिगर को सुन के हैरान होंगे। लोग उस पर यकीन नहीं रखते, इतनी हैरान कुन फिगर है कि लोग उस पर यकीन नहीं रखते हैं। जो मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको बड़ा पावरफुल समझा जाता है, लेकिन मुशर्रफ के लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में जो पैसे ज़िली हुकूमतों को ट्रांसफ़र हुए थे, 2001 से 2014 तक 9 अरब रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं, और हमारे दौर में जून 2018 तक 80 अरब रुपए
लोकल गवर्नमेंट्स को 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये उस पैसों के अलावा है जो लोकल जो हमारे कौंसल्स है वो ख़ुद जनरेट करते हैं। उसमें भी बड़ा फिनोमिनल इजाफा मेरे दौरे वजारत में हुआ है। मसलन मैं उसको फिगर आपके साथ शेयर करूँ। मेरे आने के बाद इनके अपने रेवेन्यूज़ जो थे वो 1 अरब से कम थे। अब हमने पिछले दिनों जो कैलकुलेशन की है, हमारे रेवेन्यूज़ 6 अरब क्रॉस कर गए हैं, अपने जो ओन सोर्स रेवेन्यू है, और जून 2018 तक 7 अरब तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें बहुत बड़ा हमने इजाफा कर दिया। इसके साथ हमारे साथ ये लोकल एरिया अथॉरिटीज़ थी, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, गलियात है, बाकी अथॉरिटीज़ है, उनके रेवेन्यूज़ में भी इजाफा हुआ। उनको भी हमने अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने बड़े रिफॉर्म्स किए। हमारा कोई अपना इंजीनियरिंग विंग नहीं था, हालांकि हम एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तौर पे काम करते थे। हम सिविल वर्क्स के एग्जीक्यूशन करते हैं। हमने इसको स्ट्रेंथन कर दिया। इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी पूल जो है हमने क्रिएट कर दी, उनको भर्ती कर दिया, और अब लोकल गवर्नमेंट बड़ा स्ट्रांग इफेक्टिव सिविल वर्क्स के एग्जीक्यूशन का बड़ा स्ट्रांग इफेक्टिव डिपार्टमेंट बन गया है। पहली मरतबा मैंने ग्रेड 11 और 17 के पोस्ट है पब्लिक सर्विस कमीशन को हवाला किए। इससे पहले आप अगर वहाँ जाएंगे तो लोग आपसे ये बात ओपनली कहेंगे कि ये जो तहसील म्यूनसिपल ऑफिसर्स है ये बड़े बड़े पैसे लेके भर्ती किए जाते थे। मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में वो भर्तियाँ नहीं हुई, और वो भर्तियाँ मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन को हवाला कर दिए। और हमने 2500 तक विलेज काउंसिल सेक्रेटरी रिक्रूट किए। वो सेक्रेटरीज हमने थ्रू नेशनल टेस्टिंग सर्विस जो एक रिकॉग्नाइज्ड टेस्टिंग अथॉरिटी है उसी के थ्रू हमने भर्ती कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी सूबे के अंदर बड़े रिफॉर्म्स किए और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक रिस्पेक्टेबल और स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट बना दिया। पेशावर के अंदर लोकल गवर्नमेंट ने पेशावर को इब्तिदा में बड़ा फोकस किया, और हम चाहते थे कि पेशावर चूँकि हमारी सूबे का दिल है, हमारा फेस है, उस फेस को हम अपलिफ्ट करें और ख़ूबसूरत बनाएं। हमने 2 प्रोग्रामात जो है लॉन्च किए, एक पेशावर ब्यूटिफिकेशन और दूसरा था पेशावर अपलिफ्ट प्रोग्राम। पेशावर अपलिफ्ट के प्रोग्राम के तहत हमने 5 अरब रुपए खर्च किए। पेशावर ब्यूटिफिकेशन के तहत हमने 1 अरब रुपए खर्च किए। इसमें हमने पेशावर के पुराने पार्क्स को रिवाइव किया, पेशावर के ग्रीन बेल्ट्स को डेवलप कर दिया, पेशावर के रोड्स को, इंटरनल रोड्स को हमने अपलिफ्ट किया। जो कैनाल रोड्स थी उनकी सिचुएशन हमने बेहतर बनाई। लेकिन इसके अलावा हमने फ्लाईओवर्स बनाए और रिंग रोड जो है उसकी रिसर्फिसिंग की। हमसे पहले इतनी ज़्यादा फ्लाईओवर्स पेशावर में किसी ने भी नहीं बनाए हैं। हमने एक पुराना फ्लाईओवर कंप्लीट किया जो सिख प्रोजेक्ट था, मुफ्ती महमूद फ्लाईओवर के नाम से मशहूर है। हमने बाबे पेशावर का फ्लाईओवर बना दिया जो कि 1 अरब 67 करोड़ रुपए में रिकॉर्ड 5 महीने के अंदर हमने बना दिया, और उसी के लेवल का कोई पाकिस्तान के अंदर बड़े लिमिटेड फ्लाईओवर्स हैं। इसके अलावा हमने चरसदा रोड के ऊपर फ्लाईओवर बनाया, हमने आगे 2 और फ्लाईओवर्स बनाए। इसलिए हमारे दौर में कोई 4 फ्लाईओवर्स तो कंप्लीट हो गए हैं और 2 अभी पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा हमने रोड्स का एक नेटवर्क जो है वो पिला दिया, और पेशावर के सफाई का जो सिस्टम है उसको हमने कॉरपोरेट स्टाइल पे शुरू कर दिया। हमने इसके लिए एक ऑटोनोमस कंपनी बना दी, और पहली मरतबा हमने रोड्स के ऊपर मैकेनिकल स्वीपिंग शुरू की, वॉशिंग अप रोड्स और मैकेनिकल स्वीपिंग। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमसे पहले लोग दिन के 8 बजे सफाई का काम शुरू करते थे। हमारे आने के बाद रात 12 बजे के बाद मैकेनिकल स्वीपिंग, और सुबह सवेरे अर्ली जो है वो सफाई का काम जो है शुरू हुआ, और वहाँ के सिटीजन्स फील करते हैं कि इसमें बड़ी वाज़ेह तब्दीली आई है। अब ये ब्यूटिफिकेशन एंड अपलिफ्ट का निज़ाम और ये सफाई सुथराई का निज़ाम हमने पेशावर तक महदूद नहीं रखा। इसी किस्म के कंपनीज हमने बाकी 4 डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर बनाए जो कि अब फंक्शनल हो चुके हैं। उनमें हमने सोलर लाइट्स भी बहुत सी जगहों पे लगाई, पार्क्स बनाए हैं। ये तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर हमने ये मंसूबा अब लॉन्च किया है। 6 अरब रुपए का हमने वहाँ भी ये मंसूबा लॉन्च किया है, और कंपनियाँ भी बनाई हैं जो वहाँ सफाई का निज़ाम उन्होंने टेक ओवर किया है। तो हमारा ये एक टारगेट है, और उन कंपनीज़ को हमने ये टारगेट दिया हुआ है कि हमारे इन 6 शहरों का और पेशावर का, इंक्लूडिंग पेशावर 7 शहरों की सफाई जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे
लाएंगे। मर्दान में फ्लाईओवर लोकल गवर्नमेंट ने फंड किया है, गो के उसको एग्जीक्यूट CNW डिपार्टमेंट कर रहा है। मानसेरा के अंदर हमने जो उनका गाजी कोट टाउनशिप है, जो कि बिल्कुल ज़लज़ले के बाद उनके रोड्स और उसकी हालत बड़ी खस्ता हाल थी, कोई 20 करोड़ रुपए उसके अंदर लगा दिए। सवात के अंदर हमने जो मिंगवरा सिटी है उसके अंदर हमें 50 करोड़ रुपए का सैनिटेशन का और वाटर सप्लाई का एक स्कीम हमारा चल रहा है। कांजू टाउनशिप में हमने कोई 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक खर्च किए। शेख मलतून टाउनशिप में हमने 40 करोड़ रुपए मर्दान के अंदर खर्च किए। मर्दान सिटी के अपलिफ्ट के ऊपर हमने कोई 1 अरब से ज़्यादा हमारा एक पैकेज जो है चल रहा है, उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस तरह तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर हम 6 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट जो है, जिसमें एबटाबाद भी है, कोहाट भी है, बन्नू भी है, DI खान भी है, उसके अंदर लगा रही हैं। DI खान के अंदर एक सेपरेट 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का स्कीम सैनिटेशन और सफाई का और वाटर सप्लाई का शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हमने गलियात की जो बड़ी रोड्स है उसको भी हमने ही फंड किया, लोकल गवर्नमेंट ने, उसको हमने इंक्रोचमेंट हटा के ओपन भी किया। आप जब गलियात के अंदर अब जाते हैं तो आपको मरी से गलियात के अंदर एंटर होते हुए बड़ी वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी। आपको मरी के रोड जो है वो तंग नज़र आएंगे, कंजस्टेड नज़र आएंगे, सफोकेटेड नज़र आएंगे। आपको जो गलियात के रोड्स है बड़े खुले डले और ख़ूबसूरत नज़र आएंगे। ये लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने की है, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत हमने की है। और हमने इसके साथ साथ इन एरियाज़ के अंदर एनक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक ड्राइव चलाई, जिसमें सरकारी ज़मीनें वागुजार की, जिसमें एनक्रोचमेंट को हटा दिया। उसमें गलियात भी शामिल है, पेशावर भी शामिल है, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स और हमारे अर्बन एरियाज़ है वो शामिल हैं। वज़ारत बल्दियात के अंदर जो मुलाजमीन है उन मुलाजमीन को हमने काम पे लगा दिया, उनके लिए यूनिफॉर्म लाजिमी कर दिया। और अब लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन जब काम करते हैं तो अपना एक उनका यूनिफॉर्म होता है। और गोश्त मुलाजमीन के अंदर सैकड़ों की तादाद में हमने गोश्त मुलाजमीन को टर्मिनेट कर दिया। हमने उनकी सैलरीज जो है वो बैंकों के ऊपर कर दिए और उनकी सैलरी से कोई कटौती नहीं कर सकता है। और ये सिलसिला हमने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पेशावर, जो कि अब सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पेशावर बन गया है, और तमाम जगहों के अंदर हमने ये अप्लाई किया और हमने गोश्त मुलाजमीन का ख़ात्मा कर दिया। उस पर रेजिस्टेंस आई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। सूबाई हुकूमत के अंदर जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है, यानी ये मैं एक्नॉलेज करूँगा कि इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान वो रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है कि 150 से ज़्यादा लॉज बने हैं, जिसमें से कुछ लॉज को तो फेडरल गवर्नमेंट से 18 अमेंडमेंट के बाद अडॉप्ट किया गया। बाकी बड़ी लैंडमार्क लॉज जो है बने हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ है, विसल ब्लोअर लॉ है, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ है, राइट टू सर्विसेज का लॉ है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, पुलिस एक्ट है, मॉडल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट है, इसमें एहतसाब कमीशन का अकाउंटेबिलिटी का लॉ है, इसमें से जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके रिफॉर्म्स के बारे में कमेटी बनी थी। इन सब कमेटीज़ का मैं बहुत सी कमेटीज़ का एक्टिव मेंबर रहा, लेकिन बहुत के उसको मैंने हेड किया। मसलन पुलिस रिफॉर्म्स की जो कमेटी बनी थी, जिसको मतलब सबसे ज़्यादा PTI लेड कोलिशन गवर्नमेंट में उसी को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, उस कमेटी को मैंने हेड किया था। जो पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कमेटी बनी थी उस कमेटी को मैंने हेड किया था। जो एहतसाब अकाउंटेबिलिटी लॉ के ऊपर कमेटी बनी थी उस कमेटी को मैंने हेड किया हुआ था। लोकल गवर्नमेंट के जो लॉ है उसको मैंने हेड किया हुआ था। अवकाफ के ऊपर एक कमेटी बनी थी उसको भी मैंने हेड किया हुआ था। ज़कात और उसके हवाले से एक कमेटी बनी थी, मैंने उसको भी हेड किया हुआ था। इसके अलावा भी कई कमेटीज़ ऐसी थी जिसकी मैं उन रिफॉर्म्स कमीशंस के और इन कमेटियों का मैं सरबराह रहा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें एक अच्छी ड्राफ्ट जो है वो तैयार की, कंसेंसस ड्राफ्ट तैयार की और उसको बाद में असम्बली से माइनर एडजस्टमेंट्स और तरमीमों के बाद मंजूर किया गया था। जमात की जो दूसरी साथी वज़रा है
अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी परफॉर्मेंस पे भी हमें फ़ख्र है। जो हमारा फाइनेंस का मिनिस्टर है वो तो सिराज साहब के दौर से सिलसिला चल निकला था, और एक तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारे जो बकायाजात के केसेस चल रहे थे उसमें हमें इफ़ेक्टिवली हमने अपना केस लड़ा है, और उसमें 70 अरब रुपए जो है कि जिसके 50% से ज़्यादा अभी हमें मिल गए हैं, वो हमें बकायाजात के तौर पे मिले। हमारा नेट हाइडल प्रॉफिट जो है वो 6 अरब से बढ़ के 18 अरब पे पहुँच गया। लेकिन हमारा अब भी क्लेम है कि इस वक्त ये कोई 92 बिलियन तक हमारे पैसे मरकज़ के ऊपर सालाना नेट हाइडल प्रॉफिट के मद में होते हैं। तो एक ये केस इफ़ेक्टिवली लड़ा गया। इसके अलावा जो गुड गवर्नेंस है और शफाफियत है उसके हवाले से इक़दामात उठाए गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। जो इकॉनमी मेजर्स है वो भी सिराज साहब ने और हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर साहब दोनों ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। इसके अलावा मुसलसल 5 साल तक ऐसे बजट्स पेश किए गए कि जो बैलेंस बजट्स थे और जिसमें आमद खर्च को जहन में रखते हुए बैलेंस रखा गया, और जो हमारी बजट की स्पेंडिंग है वो भी हमने जब कंपैरिजन की है तो वो बाकी सूबों से, यानी अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये फ़ंड्स खर्च नहीं कर सकते हैं। जो हमारी लेटेस्ट कैलकुलेशन है और हमने फिगर्स कंसोलिडेट किए हैं उसमें हम स्पेंडिंग में सब सूबों से आगे हैं, सबसे आगे हैं। हमारे जो खैबर बैंक है, खैबर बैंक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट फ्री बैंक के ब्रांचेस में इजाफा हुआ है, और कन्वेंशनल बैंकिंग से इस वक्त हमारे इंटरेस्ट फ्री बैंक के ब्रांचेस जो है वो पूरी पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है। इसके अलावा जो हमारे ज़कात की मिनिस्ट्री है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई एक स्कैंडल भी नहीं आया है। हालांकि हमने 5-6 अरब कैश पैसे जो है पूरी सूबे के अंदर तकसीम किए हैं, और इसके साथ साथ हमने पिछली हुकूमत से भी कोई 30-35 करोड़ रुपए जो थे वो हमारे मिनिस्टर ने जो एम्बेज़ल हुई थी उनको रिकवर कर दिया। कोई 35,000 कनाल ज़मीन है मर्दान के अंदर, उसका केस हमने सुप्रीम कोर्ट में जीता, जो कि इस वक्त उन लोगों के साथ कब्ज़े में है। कब्ज़ा इंशाअल्लाह ताला हम या उनके साथ मामला तय करके छुड़वाएंगे और या कोई दूसरा रास्ता इस्तेमाल करके, लेकिन ज़मीन जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी मिल्कियत हमारे हक़ में डिसीजन हो गया। इसके साथ साथ जो अवकाफ़ के रेवेन्यूज़ है, उनके प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स है, उसके अंदर शफाफियत लाई गई और उसके रेवेन्यूज़ में इजाफा किया गया। और ये जो बहुत बड़ा इक़दाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करने जा रही है वो भी हमारी ही मिनिस्ट्री की प्लेटफार्म और छतरी के तरीक़ हो रही है, कि जिसमें कोई 25-30 हज़ार तक उन ख़तीबों को एजाज़िया दिया जाएगा कि जो ख़तीब पाकिस्तानी है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और वो जो हमारे रिकग्नाइज बोर्ड्स है उसी में उनमें से किसी रिकग्नाइज बोर्ड से उनके साथ डिग्री मौजूद है। तो ये भी हमारे इस डिपार्टमेंट की छतरी और प्लेटफॉर्म तरह ये काम हो रहा है। देखिए, जब आप ट्रेजरी बेंचेस के MPA होते हैं तो उसके अलग अपने ज़वाबित होते हैं। मसलन ट्रेजरी बेंचेस के MPA जो है वो सवाल और रिजोल्यूशंस और हुकूमत के ऊपर तनकीद जो है ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए हाज़िरी बड़ी लाजमी है। इसलिए अगर आप असम्बली का रिकॉर्ड उठाए तो जमात इस्लामी के जो मेंबरान हैं उनकी हाज़िरी सबसे ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेजरी बेंचेस के अंदर जमात इस्लामी की हाज़िरी जो है वो सबसे ज़्यादा है, वो कोई 70-80% तक हमारे लोग जो है अपने जो कैलेंडर ईयर है उसमें हमने अटेंड किया है। जमात इस्लामी के वज़रा भी सबसे ज़्यादा अटेंड करते हैं, कैबिनेट मीटिंग को भी मिस नहीं करते हैं, असम्बली के अंदर भी। और हम इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे वज़रा जो है और मेंबरान जब उनके हवाले से कोई सवाल होता है, वो कोई नुक्ता उठाते हैं तो उस पर भरपूर तैयारी करके उसको उठाते हैं। हम अपने जो क्वेश्चंस हमारे वज़रा के ऊपर होते हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तैयारी के साथ आते हैं और इफ़ेक्टिवली अपना बिज़नेस जो है वो हम हैंडल करते हैं। इस तरह कौमी बैन अक़वामी इशूज़ के ऊपर जब असम्बली के अंदर डिबेट होती है, रिजोल्यूशंस आते हैं, उस डिबेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और एक पॉजिटिव परसेप्शन और तासुर है हमारे दोस्तों के और हमारे लोगों का
के सलीके से बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ पेश करते हैं, अपने लोगों के मसाइल जो है उसके ऊपर बात करते हैं। इसलिए असम्बली का रिकॉर्ड और उसके जो वो उठाया जाए तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी नुमायाँ पोजीशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्दियात की इलेक्शन में बड़ी कामयाबी हासिल की और हम मजमूई तौर पे सूबे के अंदर PTI के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे नाज़मीन है और इसके अलावा हमारा चरसदा के अंदर डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम है। हमारे कोई 13 तहसीलों के अंदर तहसील नाज़मीन है और कोई 13 को मिला के कोई 19 तहसील नायब नाज़मीन है। 5000 से ऊपर हमारे विलेज काउंसिल के नाज़मीन, नायब नाज़मीन, तहसील काउंसलर्स, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स, यूथ काउंसलर्स, ये 5000 की तादाद में जमात इस्लामी के पूरी सूबे के अंदर इलेक्ट हुए हैं। हमने जो ये परफॉर्मेंस है अल्हम्दुलिल्लाह इसको इंटैक्ट रखा है। पिछले दिनों कोई 1 महीने पहले ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुई पूरी सूबे के अंदर और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जो रिकॉर्ड था उसको इंटैक्ट रखा। अब अपर दीर लोअर दीर के अंदर कोई 14 जगहों पे ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हुई जिसमें 13 पे जमात इस्लामी ने कामयाबी हासिल की। बाकी सूबे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी जो पिछले महीने इलेक्शन हुई उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की है। तो हमने बल्दियाती इलेक्शन के अंदर अपना ये रिकॉर्ड जो है ये कायम रखा है और हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जो है बड़ा इफ़ेक्टिवली लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों के साथ हमारे राब्ते बढ़ाने और उनके साथ के मसाइल हल करने में बड़ा कलीदी किरदार हमारे बल्दियाती नुमाइंदे अदा कर रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में हमने पहले मरहले में किसी के साथ अलायंस नहीं किया और दूसरे मरहले में हमने ज़िलों को इख्तियार दिया, उन्होंने अपने कन्वीनियंस के मुताबिक जहाँ जिसके साथ अंडरस्टैंडिंग बन सकती थी अंडरस्टैंडिंग पे ज़िलों और तहसीलों के अंदर हुकूमतें बनाई। हमने जमात इस्लामी ने जो पहले मरहले में डायरेक्ट इलेक्शन था वो अपने निशान और अपने झंडे के ऊपर लड़ा और किसी के साथ हमने कोई अलायंस पूरी सूबे के अंदर नहीं किया। चित्राल में हमने JUI के साथ अलायंस कर दिया था, बाकी सूबे के अंदर किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया था और हमने अपने झंडे के ऊपर और अपने निशान के ऊपर ये जितनी सारी कामयाबी है हासिल की है, इसलिए ये जमात इस्लामी की पॉपुलैरिटी को रिफ्लेक्ट करती है। PK 91 दीर अपर है मेरा हलका और ये बड़ा पसमानदा हलका है। मैं आपको बताऊं जब 2001 में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तो मेरे हलके के अंदर एक डिग्री कॉलेज था बॉयज़ का और मेरे पूरी हलके नहीं बल्कि पूरी ज़िले के अंदर लड़कियों का एक हाई स्कूल था। अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि कोई 15 से ज़्यादा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल फ़ीमेल के मेरे हलके के अंदर है और डिग्री कॉलेजेस पूरी ज़िले के अंदर एक था। इस वक्त पूरी ज़िले के अंदर जब जो बनने शुरू हो गए हैं, जो अब काम जिन पे शुरू हो चुका है वो सब अगर आइंदा 2 सालों के अंदर कंप्लीट होंगे तो कोई 10 तक हमारे डिग्री कॉलेजेस होंगे, जिसमें 2 फीमेल डिग्री कॉलेजेस मेरे हलके में बन रहे हैं। एक बन गया है और एक पे काम शुरू है। इसके साथ साथ हमने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है उसका कैंपस 2 अरब रुपए का प्रोजेक्ट अपर दीर में लॉन्च कर दिया है। अपर दीर में यूनिवर्सिटी भी मौजूद है, लोअर दीर में मेडिकल कॉलेज हैं और मेरे अपने हलके के अंदर हमने रोड्स का एक नेटवर्क और जाल पिला दिया है और जो कम्युनिकेशन सेक्टर है सबसे ज़्यादा काम हमने कम्युनिकेशन सेक्टर में किया है क्योंकि हमारा इलाका पहाड़ी इलाका है, वहाँ तक एक्सेस मुश्किल है। तो हमने खैबर पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी के जो रोड्स है उनको बेहतर कर दिया है। मेन वैलीज़ के रोड्स पे हमने अरबों रुपए खर्च कर दिए और आप इससे अंदाज़ा लगाए कि मेरे हलके के अंदर मैं पिछले दिनों काउंट कर रहा था कोई मोर देन 70 2001 के ब्रिजेस को मिला के और 2013 से 2018 तक जो हमने ब्रिजेस बनाए हैं, पेडेस्ट्रियन, RCC, GPBL जितने ब्रिजेस हमने बनाए हैं तो उसकी तादाद 70 से ऊपर है और मेन वैलीज़ जितनी भी मेन वैलीज़ है उसके अंदर हमने ब्लैक टॉप रोड बना दिए है। जो छोटे छोटे विलेज के लिंक रोड्स है उसको हमने सीमेंटेड रोड बना दिए है, PCC रोड्स बना दिए हैं और इरिगेशन में हमने अरबों का काम किया है। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में मोर देन 1 बिलियन रुपए का हमने काम कर दिया है।
विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन में हमने करोड़ों रुपए जो है खर्च कर दिए हैं। मिनी हाइडल पावर स्टेशन जो है अपने हलके के अंदर बना दिए हैं। पूरी दीर के अंदर कोई 40 जो है 45 मिनी हाइडल पावर स्टेशन हमने बना दिए हैं। इसके अलावा हमने स्कूल्स बड़े पैमाने पे बनाए हैं। न सिर्फ मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई 40 और 50 के दरमियान हायर सेकेंडरी और प्राइमरी और मिडिल स्कूल जो है इस टेनेवर के दौरान बने हैं। उस जो आउटगोइंग टेनेवर है उसका भी इंक्लूड करेंगे तो ये तादाद बहुत बड़ी फिर बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हल्का मेरा फोकस रहा और अब मेरे अपने हल्के के अंदर मैंने उसकी पसमानदगी को दूर किया है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि अगले 5 सालों के अंदर भी अगर डेवलपमेंट की रफ्तार ये रही और जो बुनियादें मैंने रखी है उन बुनियादों पे बिल्ड ऑन किया गया तो मैं दावे से कहता हूं कि ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है ये पाकिस्तान के डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में इंशाल्लाह ताला शुमार होगी। देखिए, हमने दीर अपर दीर लोअर को 2001 से ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा हमने इसको डेवलप किया हुआ है। जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने भी अपने ज़माने में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। आप उसको फाटा से कंपेयर करेंगे तो आपको हैरानगी होगी कि दीर अपर दीर लोअर जो है 1969 में दीर अपर और दीर लोअर ज़िले बने हैं और 1960s में पाकिस्तान के अंदर मर्ज हुए हैं। और जो हमारे फॉर्मर रूलर थे नवाब दीर, उसने वहाँ स्कूल और सड़क किसी चीज़ की इजाज़त, अस्पताल की इजाज़त नहीं दी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपर दीर लोअर दीर के अंदर आप कुल मिला के कोई हमारे स्कूलों के फिगर जो है कोई 3000 टच करती है। ये पूरी फाटा के अंदर इतनी स्कूल्स नहीं है। अपर दीर लोअर दीर के अंदर अगर जो पाइपलाइन में कॉलेजेस है वो बनते हैं तो कोई 24 के अराउंड कॉलेजेस होंगे, जो कि पूरी फाटा के अंदर नहीं है। अपर दीर लोअर दीर में यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। अपर दीर में यूनिवर्सिटी मौजूद है, लोअर दीर में यूनिवर्सिटी मौजूद है। लोअर दीर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अपर दीर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस 2 अरब रुपए का बन रहा है। हमने बड़े बड़े बाईपास रोड बनाए, बड़े खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी के अम्ब्रेला के तहत रोड्स बनाए और इसके अलावा बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए, बड़े इरिगेशन के जो चैनल्स है वो बनाए, नहर बनाए, बड़े बड़े नहर बनाए हमने। और इसके साथ साथ इस वक्त तेमरगरा के अंदर कोटो हाइडल पावर स्टेशन शुरू है। उससे बिजली प्रोड्यूस होगी। ये 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अपर दीर के अंदर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है शर्माई हाइडल पावर स्टेशन। ये कोई 150 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करेगी और उसमें 45 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। लोअर दीर में 102 अरब का शगो कस के नाम से एक हाइडल पावर है, वो लॉन्च होगा। लोअर दीर के अंदर डैम सनम डैम जो है वो अभी उसकी बुनियाद जो है रखी जा रही है। और इसके अलावा बड़े पैमाने पे हॉस्पिटल्स जो है इन्हें दोनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल्स को अपलिफ्ट किया गया है, वो बड़े अच्छे बनाए गए हैं। और कोई 25 के अराउंड 25-30 के अराउंड कैटेगरी डी हॉस्पिटल्स जो है और 2 कैटेगरी सी हॉस्पिटल्स जो है वो अपर दीर लोअर दीर के अंदर बने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दीर अपर लोअर जो है वो तरक्की की दौड़ में हमारे जो फॉर्मर रूलर है नवाब दीर, उसकी वजह से बड़ा पीछे रह गया था। लेकिन जितना पीछे रह गया था उससे ज़्यादा स्पीड पे अल्हम्दुलिल्लाह वो अब आगे जा रहा है। और अगर डेवलपमेंट की ये पेस जो है, ये रफ्तार है, इसको आगे हम कंटिन्यू रखते हैं, अगले 5 सालों के अंदर कंटिन्यू रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि दीर अगर इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम बिल्ड ऑन करते हैं और उनको कंसोलिडेट करते हैं तो दीर अपर लोअर जो है वो पाकिस्तान के डेवलप्ड ज़िलों में इंशाल्लाह ताला शुमार होंगे। इस हुकूमत के दौरान कम्युनिकेशन सेक्टर में भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने सराज साहब की क़ियादत में इब्तिदा में हमने पुश किया था। मसलन सवात मोटरवे जो है इसका इब्तिदाई मीटिंग्स जो है वो सराज साहब ने किए थे और सवात मोटरवे चकदर्रा तक जाएगा। इसका नाम है तो सवात मोटरवे, लेकिन ये आके चकदर्रा के ऊपर रुकेगा जो कि दीर में है। और ये पेशावर से चकदर्रा तक हम 1 घंटे में पहुंच पाएंगे। इस तरह चकदर्रा से ऑनवर्ड चतराल तक
और चित्राल से आनवर्ड शंदूर तक और शंदूर से आनवर्ड पर गिलगित तक, ये जो रास्ता है इसके लिए भी एक्सिम बैंक जो है कोरियन बैंक है उससे लोन लिया गया है और फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, लेकिन तारिकुल्लाह साहब भी उसको पुश करते रहे हैं। इसके साथ साथ जो चकदरा से दीर तक रोड है उसको भी हमारी ही दौर में अपलिफ्ट किया गया, इसकी रीसर्फिसिंग हुई, अपलिफ्टिंग हुई और ये बड़ी कंडरात की सूरत मंजर पेश करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी बेहतर हालत है। अब जो दवारी से आनवर्ड पोर्शन है उस पर भी काम शुरू हो रहा है और टनल भी जो है खोल दिया गया है। इसके साथ साथ हमने जो कुमराट है जो कि एक हसीन वैली है और पूरी पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म के लिए मशहूर है, कुमराट तक का रोड हमने इंशाअल्लाह ताला हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। आइंदा 30 जून 2018 तक कुमराट तक भी हमारा रोड बन जाएगा और सयाहों के लिए बड़ी आसानी होगी। एक तीसरा प्रोजेक्ट हमने चीफ मिनिस्टर से मंजूर करवाया है, इंशाअल्लाह ताला उस पर भी काम शुरू होगा। वो कुमराट और कालाम को हम लिंक करते हैं ताकि जो टूरिस्ट कुमराट में आए तो वो कालाम जा सके, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं। जो कालाम आए वो कुमराट आ सके। तो और इस तरह वैलीज़ के अंदर बड़े बड़े जो हमारे रोड्स है, बरावल वैली का रोड है 1 अरब 30 करोड़ रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं। मैदान तेमरगरा रोड जो है उसके ऊपर काम शुरू है। उशेरई वैली है, बहुत बड़ी वैली है अपर दीर के अंदर, 60 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उसके लिए मंजूर हुआ है। इस तरह तलाश बाईपास जो है वो बड़ा एक प्रोजेक्ट है। तेमरगरा बाईपास का जो ब्रिज है वो फ्लड्स में डैमेज हुआ था, उसको नए सिरे से तामीर किया जा रहा है, उसके लिए 37 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कम्युनिकेशन सेक्टर में भी अपर और लोअर दीर के अंदर इस पे कुछ पे काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ पाइपलाइन में है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ही ये प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो जाएंगे हमारे जो बाकी मुल्क है और सूबे के बाकी हिस्से हैं उनके साथ कनेक्टिविटी और राब्ते में और एक्सेस में आसानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जमात इस्लामी ने मेरे सरबराही में एक कमेटी बनाई थी जिसमें कुछ सर्विंग और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी थे, एकेडमिया के लोग भी थे और मुझे टास्क सौंपा गया था कि आप पूरी सूबे के लिए एक विजन क्रिएट करें कि हमारी सूबे की क्या पोटेंशल है और उसको कैसे टैप किया जाता है, इस सूबे को कैसे तरक्की याफ्ता बनाएंगे। इसके लिए हमने 1 साल तक मुसलसल मेहनत और जदोजहद की है और पॉलिसी पेपर्स डेवलप किए हैं, प्रायोरिटाइजेशन की है और एक कंसोलिडेटेड पेपर भी डेवलप किया है और मुख्तलिफ हर सेक्टर के ऊपर भी पेपर्स डेवलप किए हैं। इंशाअल्लाह ताला वो हम इलेक्शन के दौरान उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता दूं कि उस विज़न के अंदर हम एक तो ये चाहते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो हमने जो पहला प्रायोरिटी पेपर लिखा है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर लिखा है कि हम 2018 के ऑनवर्ड अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम फिस्कल स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, रेवेन्यूज़ कैसे जनरेट करेंगे, टैक्स जो हमारा निज़ाम है उसके अंदर क्या रिफॉर्म्स लाएंगे और हमारे कौन से पोटेंशियल एरियाज़ है कि जिसके अंदर हम रेवेन्यूज़ बढ़ा सकते हैं। मसलन हमने उसमें हाइडल उसको हमने आइडेंटिफाई किया है कि हाइडल के अंदर हमने अपने लिए टारगेट रखे हैं, उसमें हम इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं, रेवेन्यू में इजाफा कर सकते हैं। हमने टूरिज़म को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि टूरिज़म के ऊपर इन्वेस्ट करके हम अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकते हैं और हमने माइनिंग, मिनरल्स एंड माइनिंग को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये 3 ऐसे पोटेंशियल एरियाज़ है कि जिसके ऊपर इन्वेस्ट करके और हमारा जो टैक्स का निज़ाम है उसको रिवैम्प करके रैशनलाइज करके हम अपने सूबे के अंदर फिस्कल स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा पहला उस विजन के अंदर पहला तरजीही सब्जेक्ट है, इस पे हमने काम किया है, पॉलिसी पेपर हमने बनाया हुआ है। हम दूसरी प्रायोरिटी के तौर पे हमने एजुकेशन को रखा है और उसमें भी हमने जमात इस्लामी को ये तजावीज़ दी है कि हम जो मदरसा एजुकेशन है उसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, यानी मदरसों को सपोर्ट करके हम
जो अपनी लिटरेसी रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। बजाय कि हम मदरसों के साथ कन्फ्रंटेशन करें, उनके साथ लड़े, हम उनके साथ ताउन करके लिटरेसी रेट को बढ़ा सकते हैं। हमने उसमें स्कूलों का हदफ दिया हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का, हाई स्कूलों का हदफ दिया हुआ है। फिर कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमने हदफ दिया हुआ है। और हमने ये फैसला किया हुआ है कि हम उसमें जो स्पेंडिंग है, हमारी ओवरऑल स्पेंडिंग है, उसमें मार्क्ड इजाफा करेंगे। और इसके साथ साथ हमने स्कॉलरशिप्स का भी एक प्रोग्राम उसमें डिज़ाइन किया हुआ है कि जिसमें हम स्प्लिट पीएचडीज़ और फॉरेन पीएचडीज़ और मुल्क के अंदर इंडिजिनस जो पीएचडीज़ है हमने अपने मुल्क के अंदर, वो उसका एक प्रोग्राम हमने उसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ हमने हेल्थ जो है उसको प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि सूबे के अंदर हम एक रेफरल सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे, हॉस्पिटल्स को ऑटोनॉमी देंगे, हॉस्पिटल्स के बजट को बढ़ाएंगे, जो हॉस्पिटल्स का निज़ाम है उसको कंसोलिडेट करेंगे। हमने ये भी लिखा है कि जो हमारा क्यूरेटिव हेल्थ है उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा और जो हमारा प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ है उसको अलग से ट्रीट किया जाएगा। इस पर भी एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमने अपने पार्टी के लिए तैयार किया हुआ है। इसके साथ हमारा एग्रीकल्चर एक प्रायोरिटी एरिया है और हम समझते हैं कि ये वो एरिया है कि जिसको प्रायोरिटाइज करके, इस पे इन्वेस्ट करके हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 70% से ज़्यादा लोग जो है वो इस सेक्टर से वाबस्ता है। तो हमने उस सेक्टर के ऊपर पॉलिसी पेपर तैयार किया गया हुआ है। इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रीज़ अनएम्प्लॉयमेंट के ख़ात्मे के लिए और सूबे के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप करने के लिए एक इंडस्ट्रियल विजन जो है वो तैयार किया हुआ है, इस पर पॉलिसी पेपर तैयार किया हुआ है। और हमने एक खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह CPEC है ना, तो हमने एक नया टर्मिनोलॉजी कायम किया हुआ है कैपेक। और वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा जो उनकी चाइना और सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो लिंक करता है, तो इसलिए हम यहाँ एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि ये जो पूरी हमारी पोटेंशियल है, बिजनेस पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम टेप कर सके। और खैबर पख्तूनख्वा CPEC की वजह से, जो कि हमारा CPEC खैबर पख्तूनख्वा ही से गुजरता है, इसमें हम उसको डेवलप करें। इसमें एयरपोर्ट्स जो है उसको डेवलप किया जाए। पेशावर के अंदर जो पेशावर एयरपोर्ट है और पेशावर के अंदर एक इंडिपेंडेंट जोन बना दिया जाए, इंडस्ट्रियल जोन्स बना दिए जाए। इसके अलावा हमने इंडस्ट्रीज़ के अलावा हमने जो एनर्जी है, एनर्जी को हमने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि हम समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है कोई 40,000 मेगावाट तक बिजली हाइडल से बिजली जनरेट करने का पोटेंशियल जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है। उस पर प्रोजेक्ट्स तैयार हुए हैं। हमने वो प्रोजेक्ट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और हमने उसके लिए प्लान भी बनाया हुआ है और एक विजन दिया हुआ है कि हम एनर्जी के ऊपर इन्वेस्ट करके न सिर्फ ये कि पाकिस्तान से तारीकियों को ख़त्म कर सकते हैं, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बना सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप कर सकते हैं, बल्कि हमने ये विजन दिया हुआ है कि इसके नतीजे में हम पैसे भी कमा सकते हैं और हमारी बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है और हमारे अंदर बजट्स के लिए एक फिस्कल स्पेस जो है वो हम इसके ज़रिए से क्रिएट कर सकते हैं। और फिर बाकी पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स का, गवर्नेंस के अंदर रिफॉर्म्स का हमने एक पूरा एक उस पर वर्किंग हमने की हुई है। तो इंशाल्लाह ताला जो ही हमें हुकूमत मिलेंगी और हम इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो हम अपना वो विजन जो है उसको अनफोल्ड करेंगे इंशाल्लाह।